जानेंगे उत्सर्जी पदार्थ के बारे में। तो उत्सर्जन को पहले जानेंगे कि क्या है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन है जो हमारे शरीर में अपचय भोज पदार्थ होते हैं, जो शरीर के लिए ज़रूरी नहीं होता है, कोई कोशिका के लिए आवश्यक नहीं होता, उसे हम उपापचयी पदार्थ कहते हैं या उसे हम अपशिष्ट मानते हैं, और इनको बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहा जाता है। तो उत्सर्जन है क्या? तो उत्सर्जन पदार्थ के बारे में बताया जा रहा है कि जो शरीर के लिए अनावश्यक एवं विषाक्तता होते हैं, इन्हीं पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। अर्थात वे पदार्थ जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते हैं या शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, उसे हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। शरीर की कोशिकाओं में इन उत्सर्जी पदार्थों का संचयन शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। यदि ये उत्सर्जी पदार्थ हमारे शरीर में अटक जाए तो ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होंगे, उसी को हम बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जन जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। शरीर में होने वाले विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाएं जलीय माध्यम में ही होते हैं। शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया के द्वारा होता है वह जल संतुलन कहलाता है। तो शरीर में जल को संतुलन करने की जो क्षमता होती है, उस क्षमता को ही जल संतुलन कहते हैं। उत्सर्जी पदार्थ जंतुओं के शरीर में बनने वाले सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न होता है। प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल का निर्माण विभिन्न जंतुओं के शरीर में होता है। तो यहाँ जानेंगे उत्सर्जी पदार्थ। तो करा जंतुओं के शरीर में बनने वाले सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न होते हैं। जो सबसे विषाक्त पदार्थ है वो भी कार्बन माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि उससे अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। जंतुओं में उत्सर्जन जटिल बहुकोशिकीय जंतुओं में अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए विशेष रचनाएं पाई जाती है, जिन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। ऐसे उत्सर्जी पदार्थ शरीर की सतह प्लाज्मोलेमा से विसरण के द्वारा बाहर निकलते हैं। तो जंतुओं में उत्सर्जन की क्रिया जो होती है अलग प्रकार से होती है, और इनके लिए प्रमुख अंग पाए जाते हैं। उस अंग को ही हम बोलते हैं उत्सर्जी अंग, जिससे उत्सर्जन की क्रिया होती है। मनुष्य में उत्सर्जन मनुष्य एवं समस्त वर्टिब्रेटा उपसंघ के जंतुओं में वृक्क सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। वृक्क से संबंधित अन्य रचनाएं जो उत्सर्जन में भाग लेती हैं वे मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्रमार्ग। मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क होता है। प्रत्येक वृक्क ठोस, गहरे भूरे लाल रंग का होता है। इसका आकार सेम के बीज के समान होता है। यह करीब 10 सेमी लंबा, 5 से 6 सेमी चौड़ा और 2.5 सेमी से 4 सेमी तक मोटा होता है। वृक्क की बाहरी सतह अनोतोद तथा भीतरी सतह नदोत्तोर कहलाता है, और वृक्क की भीतरी नदोत्तोर सतह हाइला कहलाता है। इसी जगह से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है। प्रत्येक वृक्क के हाइला से एक मूत्रवाहिनी निकलती है। प्रत्येक मूत्रवाहिनी पीछे की ओर मूत्राशय में खुलती है। मूत्राशय के पिछले भाग से एक नली निकलती है, जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। मूत्रमार्ग मूत्रद्वार के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। मूत्रवाहिनी के मुख से मूत्रमार्ग के त्रिकोणीय क्षेत्र को मूत्राशय का ड्राइगोन कहते हैं। अब यहाँ पर प्रदर्शित है, ये होता है सिरा और ये है धमनी। सिरा, धमनी। तो धमनी का कार्य होता है इन आउट करना, इन करना, और सिरा का काम होता है आउट करना। यहाँ से ये वृक्क में आया, वृक्क में छनने की क्रिया हुई, ये सीम के तरह बीज का आकार होता है। ये जो सीम के बीज के जैसा वृक्क का आकार होता है,
इसके बाहरी भाग में कॉर्टेक्स होते हैं, अंदर का भाग मेडुला होता है। और जो इसके अंदरूनी संरचना है, ये वृक्क का जो अंदरूनी संरचना है, इसमें बहुत सारे बोमेन संपुट पाए जाते हैं और लगभग एक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन भी पाए जाते हैं। यहाँ से छनन की क्रियाओं कर मूत्र वाहिनी ये बताया जा रहा है, ये मूत्राशय है। यहाँ से भी छनन की क्रिया होकर मूत्राशय में गया, मूत्राशय के बाद ये मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकला। यहाँ बताया जा रहा है शरीर में यह है वृक्क दोनों, और वृक्क से ये जो है छनन क्रिया होकर मूत्राशय में जमा हुआ और मूत्र मार्ग के द्वारा ये बाहर निकला। ये मानव का मूत्र तंत्र है। वृक्क की आंतरिक संरचना। तो वृक्क की आंतरिक संरचना क्या है? तो बताया जा रहा है प्रत्येक वृक्क बाहर से संयोजी उत्तक तथा आरेखित पेशियों से बना एक पतले कैप्सूल से ढका होता है। प्रत्येक वृक्क में एक बाहरी प्रस्तभ भाग और एक भीतरी अंतस्थ भाग होता है। यह 15 से 16 पिरामिडीय जैसी रचनाओं का बना होता है, जिसे वृक्क शंकु कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है, जो नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं कहलाती है। नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है। तो ये वृक्क के आंतरिक भाग है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये वाला भाग अभिवाही धमनी है, ये वाला भाग अपवाही धमनी है। एक का कार्य इन कराना, एक का कार्य आउट कराना होता है। यहाँ पर जो बनने वाले ये जो कार्यशील कोशिकाएं हैं, इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये जो संरचना है, इस संरचना के बारे में कभी कभी पूछा जाता है, तो इसे हम बोलते हैं बोमेन संपुट। कभी कभी पूछा जाता है प्याले रूपी संरचना किसका होता है, तो बोमेन संपुट हमारा आंसर। ये है कुंडलित नलिका। यहाँ से बताया गया हेनेल का अवरोही चाप, हेनेल का अवरोही चाप ये बताया गया है। एक अधिरोही है, एक है अभिरोही। जब इधर साइड से जब नीचे की ओर जा रहा है तो हेनल का अवरोही, और ऊपर की ओर जा रहा है तो अधिरोही चाप होता है। यहाँ पर जो है संग्राहक नलिका है, ये दूरस्थ कुंडलित नलिका जो जहाँ पर मोरदार संरचना प्रदर्शित कर रहा है, ये जो है समान संग्राहक नलिका इसी में जमा होता है और ये मूत्र वाहिनी से जुड़ा होता है। तो ये एक वृक्क की नलिका की संरचना होती है, जो ये आंतरिक भाग को प्रदर्शित करता है। अब है नेफ्रॉन का संरचना क्या है? प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन होते हैं। प्रत्येक वृक्क नलिका का आरंभ प्याले जैसी रचना से होता है, जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। यह कोशिका गुच्छा या ग्लेमेरुलस नामक रक्त कोशिकाओं का एक जाल को घेरता है। बोमेन संपुट एवं ग्लेमेरुलस को सम्मिलित रूप से मैगपिलियन कोश कहते हैं। वृक्क नलिका के काया में एक सीमस्थ और एक दूरस्थ कुंडलित भाग होता है। सीमस्थ भाग नीचे आकार अवरोही चाप बनाता है और फिर प्रतांस्थ भाग में जाकर अधिरोही चाप बनाता है। अवरोही और अधिरोही चापों के बीच एक विशेष भाग को हेनेल का चाप कहते हैं। अधिरोही चाप आगे का एक संग्राहक में अनेक अन्य वृक्क नलिकाओं में खुलती है और इस प्रकार अनेक संग्राहक नलिकाओं के मिलने से सामान्य संग्राहक नली बनता है, जो अंत में मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है। तो यहाँ बताया गया है अभिवाही और अपवाही ये दोनों मिलकर ग्लोमेरुलस में आता है, और ये जो प्याले रूपी संरचना है बोमेन संपुट कहलाता है। आगे बढ़ता है तो कुंडलित नलिका है। ये नीचे की ओर जब गमन करता है तो हेनेल का अवरोही चाप कहलाता है। जब ऊपर की ओर गमन करता है तो अधिरोही चाप कहलाता है। यहाँ पर दूरस्थ कुंडलित नलिका जहाँ मोड़दार हुआ और ये सामान्य संग्राहक में जाके जमा हो गया। जो ये समान संग्राहक नलिका है, ये आगे जाके मूत्रवाहिनी से जुड़ता है। इसी के बारे में यहाँ बताया गया है। अब वृक्क के कार्य क्या है? वृक्क द्वारा मूत्र निर्माण या उत्सर्जन की क्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है ट्यूबुलर पुनर्वेशन और तीसरा है ट्यूबुलर स्रवण। वृक्क के कार्य, वृक्क के कार्य क्या क्या है? तो पहले जानेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर एक छन्ने की तरह कार्य करता है। अभिवाही धमनी जिसका व्यास
अपवाही धमनी से अधिक होता है। रक्त के साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन इत्यादि ग्लोमेरुलस में लाती है। ये पदार्थ बोमेन संपुट की पतली दीवार से छनकर वृक्क नलिका में चले जाते हैं। उच्च दाब में फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। कोशिकाएं एवं प्लाज्मा प्रोटीन बोमेन संपुट की भित्ति के लिए अपारगम्य होते हैं। इस फिल्ट्रेशन को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसमें जो अवांछनीय पदार्थ रहता है उसको छान लिया जाता है और जल को आगे बढ़ा दिया जाता है। आगे है ट्यूबुलर पुनर्श्वसन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अब नलिकाओं से होकर गुजरता है। साधारणतः सारा ग्लूकोज पुनः शोषित हो जाता है तथा जल की अधिक मात्रा को भी श्वसन एवं दूषित पदार्थों का उत्सर्जन हो जाता है। ये जो होता है ग्लूकोज का वो होता है ट्यूबुलर पुनर्श्वसन में। ट्यूबुलर स्रवण क्या है? तो कभी कभी नलिका की कोशिकाओं से कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी स्रवित होकर फिल्ट्रेट से मिलता है। इस फिल्ट्रेट को ब्लाडर मूत्र कहते हैं। यह मूत्र नलिका से होकर गुजरता है। वृक्क नलिका द्वारा अवशोषित होने वाले पदार्थ जैसे जल, ग्लूकोज तथा एमिनो अम्ल रक्त कोशिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। जो बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो ट्यूबुलर स्रवण द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। मूत्र की बनावट। अब मूत्र में क्या क्या मिला होता है उसी को हम कहते हैं मूत्र की बनावट। मूत्र में साधारणतः जल, यूरिया तथा सोडियम क्लोराइड अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं। जल जिसमें 96% होता है एवं ठोस 4% जिसमें यूरिया 2%, अन्य पदार्थ 2% होता है। यूरिया प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का उप उत्पाद है। यह एमिनो अम्ल से बनता है। यूरिक अम्ल रक्त में इसकी सामान्य मात्रा 2 mg से 3 mg प्रत्येक 100 ml रक्त में होती है। मूत्र का पीला रंग इसमें रूपित रंजक यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। अब हेमोडायलिसिस क्या है? तो हेमोडायलिसिस से पहले जानेंगे कि जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है, जब लगभग दोनों वृक्क कार्य करने के सक्षम नहीं होते हैं, जब फिल्ट्रेशन के कार्य करने में असफल होते हैं, तो उस समय जो मनुष्यों में कृत्रिम वृक्क लगाया जाता है अर्थात वृक्क के कार्य करने वाले जो यंत्र लगाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस से कभी कभी विशेष परिस्थिति जैसे संक्रमण, मधुमेह, सामान्य से अधिक उच्च रक्तचाप या किसी प्रकार के चोट के कारण वृक्क क्षतिग्रस्त होकर अपना कार्य करना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में वृक्क का कार्य एक अविकसित मशीन के इस्तेमाल से संपादित कराया जाता है जिसे डायलिसिस मशीन कहलाता है। जो डायलिसिस मशीन कहलाता है। डायलिसिस मशीन एक कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है। इस मशीन में एक टंकी होता है जो डायलाइजर कहलाता है। डायलाइजर में डायलाइसेंट फ्लूइड नामक एक तरल पदार्थ भरा होता है। रक्त के शुद्धिकरण की यह प्रक्रिया हीमोडायलिसिस कहलाता है। तो ये था हीमोडायलिसिस अर्थात कृत्रिम वृक्क या कृत्रिम किडनी जिसको बोलते हैं, फर्टिलाइजर किडनी। अब यहाँ पर बताया गया है ये धमनी है और एक सिरा है। तो इस प्रकार से धमनी में जुड़ा हुआ है और यहाँ पर है दाब मापक यंत्र। इससे पता चलता है कि यहाँ हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन पावर है, क्षमता है, वो कितना है। तो ये दाब मापक बताता है। यहाँ के बाद सर्कुलेशन होकर यहाँ पंपिंग होता है। पंपिंग के फलस्वरूप प्रस्कंदन होता है। इसमें सुई हम दे सकते हैं और अन्य प्रकार के इंसुलिन या अन्य रोग जिस रोग के कारण ये खराब हुआ है उससे संबंधित दवाइयों को हम यहाँ आसानी से मिला भी सकते हैं। और यहाँ के बाद जब जाएगा तो दूसरा दाब मापक बना, क्योंकि यहाँ पर हम दूसरा कंपाउंड मिला रहे हैं। इसके बाद जाता है इस डायलेजर में और डायलेजर में जो होता है, डायलेजर में एक पदार्थ जमे होते हैं जिसके कारण ये आगे की ओर दाब की ओर बढ़ता है।
यहाँ से सेल फोन की बनी नली होती है जो आगे की ओर प्रवाहित करता है। यहाँ विधा मापक यंत्र होता है जो आगे डायलाइजर करके और फिर सिरा में इसको प्रवाहित करता है। तो ये जो मशीन लगा हुआ है ये पूरे मशीन कहलाता है हेमोडायलिसिस। इस मशीन को हम बोलते हैं हेमोडायलिसिस, जो वृक्क यानी कृत्रिम वृक्क का कार्य करता है। इसके द्वारा यदि वृक्क कार्य ना कर रहा हो तो इस यंत्र के द्वारा वृक्क का कार्य संपादित किया जा सकता है और इसे लगाने में इसकी लागत जो होती है अधिक होती है, इसी कारण इसका उपयोग बहुत कम लोग करते हैं। पादप में उत्सर्जन, पेड़ पौधों में उत्सर्जन के बारे में जानेंगे। तो पेड़ पौधों में उत्सर्जन की मुख्य क्रिया जो होती है वो होता है तना, पत्ती, जड़ द्वारा। इन सभी भागों से उत्सर्जन की क्रिया पेड़ पौधे करते हैं। करा जंतुओं की तुलना में पौधों में उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते हैं। इनमें उत्सर्जन के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। श्वसन क्रिया से निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं प्रकाश संश्लेषण से निष्कासित ऑक्सीजन गैस विसरण क्रिया द्वारा पत्तियों के रंध्रों एवं अन्य भागों में अव्यवस्थित वाक् रंध्रों के द्वारा उत्सर्जित होते हैं। वाष्पोत्सर्जन से निकलने वाले जल मुख्यतः रंध्रों द्वारा तथा पौधों के अन्य भागों से निष्कासित होता रहता है। यानी पत्ती में रंध्र होता है उसके द्वारा निष्कासित होते रहता है पेड़ पौधा में। बहुत से पौधे कार्बनिक अपशिष्टों या उत्सर्जित पदार्थों को उत्पन्न करते हैं जो उनकी मृत कोशिकाओं जैसे अंतःकाष्ठ में संचयित रहते हैं। पौधे उत्सर्जित पदार्थों को अपनी पत्तियों एवं छाल में भी संचित करते हैं। पत्तियों के गिरने एवं छाल के बिलगाव में से गलना, गल जाना, पत्ती को गल जाना, इन उत्सर्जित पदार्थों का पादप शरीर से निष्कासन होता है। कुछ उत्सर्जित पदार्थ कोशिकीय रिक्तिकाओं में जमा रहते हैं। विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के दौरान टैनिन उत्सर्जित पदार्थ, पेड़ पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है टैनिन, रेंजिन, गोन आदि उत्सर्जित पदार्थ का निर्माण करता है। टैनिन वृक्ष के छाल में, पूछा जाता है टैनिन कहाँ रहता है, वृक्ष के छाल में। रेंजिन एवं गोन पुराने जाइलम में संचित रहता है, कुछ पौधों में उत्सर्जित पदार्थ गाढ़े दूधिया तरल के रूप में संचित रहता है जिसे लैक्टस कहते हैं। जो गाढ़ा दूधिया रंग का होता है इसे हम लैक्टस कहते हैं। अगर आप पीपल, बरगद या पीला कनेर की ताज़ी पत्तियां तोड़ें तो आपको उजला दूधिया एवं गाढ़ा लैक्टस दिखाई पड़ता है जिसको हम दूध बोलते हैं, एक तरह का दूध बोलते हैं। जो पत्ती तोड़ने पर ताज़ा पत्ती को तोड़ते हैं तो वहाँ निकलता है उजला रंग। बाबुल के पेड़ में गोंद, कांटा वाला जो बाबुल होता है पेड़ ओकरा में होता है गोंद उत्सर्जित पदार्थ के रूप में पाया जाता है। इसी प्रकार चीड़ में रेंजिन एक समान उत्सर्जित पदार्थ है। चीड़ में जो होता है रेंजिन होता है वो एक समान है उत्सर्जक। जलीय पौधों में उत्सर्जन पदार्थों के विसरण द्वारा सीधे जल में निष्कासित करते हैं, जबकि स्थलीय पौधों कुछ उत्सर्जित पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में यानी मिट्टी में करा है, जबकि स्थलीय पौधे कुछ उत्सर्जित पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में निष्कासित करते हैं। यानी जड़ द्वारा ही बहुत सारे पेड़ पौधे उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। तो उत्सर्जन की क्रिया करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है पत्ती की होती है, उसके बाद तने की होती है जिस पर पुराने जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, उसके बाद जड़ का होता है और जलीय पौधों में भी अलग अलग क्रिया द्वारा उत्सर्जन की क्रिया पूरी होती है। इस प्रकार पत्ती और पेड़ पौधों में उत्सर्जन की क्रिया संपादित होती है।